आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष प्रस्तुति। दरअसल खबरों की ऊंची पहुंच के बीच तमाम खबरें ऐसी होती हैं जो दब जाती हैं। लुटियन जोन से आगे भी बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो आपकी नजर में नहीं आ पाती है, या यूं कहें कि खबरिया चैनल टीआरपी की होड़ में आपके सामने उन खबरों को आने ही नहीं देते। सुदर्शन न्यूज ने यह ठाना है कि अब आपको उन सभी खबरों से रूबरू कराना है जिसे देखने के बाद हमारे साथ आप भी बस यही कहेंगे कि हाँ, खबर तो ये है। तो आइए आपको दिखाते हैं उन खबरों की झलक जो आज आप हमारे साथ देखने वाले हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। कश्मीर में पत्थरबाजों से निपटने के लिए झाबुआ में गुलेल सेना सामने आई है। इस सेना ने सामने आकर सरकार से कहा है कि हमें कश्मीर भेजो, हम पत्थरबाजों से निपटेंगे। इनके जज्बे को सलाम करते हुए आगे बढ़े तो दूसरी तस्वीर हमें दिखाती है कि कैसे ताजमहल में भगवा दुपट्टे को कुछ युवकों ने ये कहकर उतरवा दिया कि ताजमहल में धार्मिक प्रतीक चिन्ह और पूजा सामग्री पर रोक है। इस पर भी बात करेंगे कि आखिर भगवा दुपट्टा कैसे धार्मिक हो गया। खैर, इसके बाद की तस्वीर और भी ज्यादा रोचक है, जहां अयोध्या में मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर मुस्लिमों ने कार सेवा की है और ईंटों से भरा ट्रक लेकर रामलला के दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। वहीं चौथी खबर बागपत से है, जहां एक मुस्लिम महिला शबाना मजबूर है, जिसको तलाक के चाबुक ने लहूलुहान कर दिया है और बीते 7 सालों से वो इस दर्द से कराह रही है। तो ये वो 4 खबरें जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि खबर यही है। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इन्हीं 4 खबरों को विस्तार से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खबर ये है। तो खबर तो ये है, मैं सबसे पहले बात गुलेल सेना की। कश्मीर में इन दिनों पत्थरबाजों ने कश्मीर की आबो हवा को पूरी तरह से खराब कर दिया है, लेकिन इसी कश्मीर के पत्थरबाजों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में एक सुझाव वहां से आ रहा है। गोफन यानी गुलेल यहाँ के आदिवासियों का पारंपरिक हथियार है और युवा आदिवासियों ने सरकार से गुलेल बटालियन बनाए जाने की मांग कर डाली है। दरअसल इन आदिवासियों का सुझाव है कि सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस पार्टी दोनों के नेता इन्हें माने और दोनों के नेताओं का इन्हें समर्थन भी मिल रहा है। आदिवासियों का कहना है कि कानूनी बंधनों की वजह से आर्मी के जवान खुद का बचाव करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग नहीं कर सकते। सरकार को इन युवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे आपको याद होगा कि पुराने समय में किसान पक्षियों को उड़ाने के लिए इसी तरह के गुलेल का इस्तेमाल किया करते थे। हाथ से पत्थर फेंके जाने की तुलना में गुलेल से 4 से 5 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से पत्थर फेंके जा सकते हैं। ये तरीका बेहद शक्तिशाली और सटीक नतीजे देने वाला साबित हो सकता है। वैसे देखा जाए तो ये सुझाव काफी हद तक काम भी आ सकता है। इसी तरह अगर आपको याद हो तो पूर्व सैनिकों की तरफ से भी ऐसा ही एक सुझाव आया था। इस पर हम रक्षा विशेषज्ञों से भी बात करेंगे, लेकिन आप पहले इन तस्वीरों को जो इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान से देखिए। देसी हथियार गुलेल का कमाल। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे थे। एक और कश्मीर में पत्थरबाज और दूसरे तरफ इन्हीं पत्थरबाजों को सबक सिखाने के लिए, इन पत्थरबाजों से 2-2 हाथ करने के लिए ये गुलेल सेना भी आगे आने के लिए तैयार है।
रिक्शा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और ये बड़ा रोचक एक तस्वीर है और सुझाव बड़ा जबरदस्त है। पत्थरबाजों के लिए इस गुलेल सेना का किस हद तक इस्तेमाल हो सकता है? लावनी, देखिए, ये जो सुझाव है ये झाबुआ के जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनकी तरफ से सुझाव आया है और मुझे तो ये सुझाव बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि देखिए, एक तो ये बहुत वैलिड जो वेपन है खासकर सेल्फ डिफेंस के अंदर, और इसे जैसे आपने बताया कि गुलेल ये पक्षी वगैरह को उठाने के लिए भगाने के लिए पहले भी इस्तेमाल किया जाता रहा है और अभी भी आदिवासी इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल को बचाने के लिए। तो मेरी नजर में इसको ट्रायल बेसिस के ऊपर चंद एक आदमियों को लाके इसको ट्राई करना चाहिए और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें गुलेल बटालियन रेस करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अनिल जी, मुझे याद है और क्योंकि बीते टाइम पे जो पूर्व सैनिक हैं उन्होंने भी कहा था कि एक ऐसी बटालियन तैयार हो, पूर्व सैनिकों को सीमा पर भेजा जाए या कश्मीर के अंदर भेजा जाए जो इन पत्थरबाजों को अच्छी तरह से सबक सिखाने के लिए सक्षम है, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं हो पाई। अगर एक ऐसा सुझाव भी सामने आ रहा है आगे से, इसमें क्या आपको कोई दिक्कत नजर आती है? क्या ये पहल, इस पहल में किसी तरीके की कोई रुकावट आ सकती है? नहीं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती, क्योंकि देखिए, हमें इसका हल ढूंढना है और हमें इसका शांतिपूर्ण हल ढूंढना है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि बिना बात के बिल बजाय कोई ज्यादा कैजुअलिटीज हों और खासकर फेटल कैजुअलिटीज हों। इसलिए हमें जो भी ऑल्टरनेटिव मेथड्स मिलते हैं, और ये तो हमारा देसी इलाज है, इसका अपने देश के अंदर ही इसका इलाज हम ढूंढ सके। अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पर हमें पहले इसको ट्राई करना पड़ेगा और चंद एक लोगों को लाके ट्रायल बेसिस के ऊपर, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो तब मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। हमें अगर कानून भी बनाना पड़ता है तो कानून बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास तो मेजॉरिटी भी है। जी अनिल जी, बड़ा रोचक है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही नेता इसका स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन जब इस बटालियन को बनाकर वहां भेजने की बात आएगी तो सबसे पहले विपक्ष की तरफ से ही आवाज उठेगी। देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बटालियन बनाना दूर की बात है। पहले हमें ट्रायल बेसिस के ऊपर, क्योंकि कोई भी चीज जो है जब भी आप खासकर सेना के अंदर या सैनिक बलों में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उसके फील्ड ट्रायल करते हैं। इसकी फील्ड ट्रायल करना बहुत जरूरी है। अगर फील्ड ट्रायल कामयाब हो जाती है तो उसके बाद इसको किस तरीके से हमने इंडक्ट करना है, क्या उसके ऊपर सोच विचार करके बटालियन खड़ी करनी है, कंपनियां खड़ी करनी है या प्लाटून्स खड़ी करनी है, वो सारा सोच विचार जो है बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस वाले इनका इस्तेमाल करेंगे, वो कर सकते हैं और बाद में आप उसको उस तरह से लागू कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर एक अच्छी पहल है और ये जो चैलेंज दिया जा रहा है इन झाबुआ के आदिवासियों की तरफ से, उन पत्थरबाजों को जिन्होंने कश्मीर की आबोहवा को पूरी तरह से खराब कर रखा है, अगर इनके चैलेंज को समझते हुए एक बटालियन वहां भेजी जाए तो निश्चित पत्थरबाजों को टिट फॉर टैट जैसा जवाब मिलेगा ही। संवाददाता योगेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। योगेश, बहुत बड़ी पहल हो सकती है, एक सुझाव इन आदिवासियों की तरफ से आया है, ये दिमाग में कैसे आया और क्या ये इसके लिए बकायदा रोज एक ट्रेनिंग ले रहे हैं? एक ग्रुप क्या तैयार हो चुका है? योगेश, चलिए, योगेश शायद हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे। इस बीच ये तस्वीरें जो जिन लोगों ने अभी अभी सुदर्शन न्यूज स्विच किया है, आपको बता दें, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ये तस्वीर दरअसल उन सैनिकों की है, हम इन्हें देश के सैनिक ही कहेंगे। दरअसल ये झाबुआ के आदिवासी हैं। इन आदिवासियों ने सीधे सीधे एक बड़ा सुझाव दिया है कि कश्मीर के पत्थरबाजों को अगर सबक सिखाना है तो हमें भेज दिया जाए। ये गुलेल हथियार से, जो पारंपरिक हथियार है, उससे उन पत्थरबाजों के पत्थरबाजी का जवाब सही तरीके से, मुंह तोड़ तरीके से दे सकते हैं। योगेश हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। योगेश, ये जो एक जज्बा है, पहले तो इस जज्बे को सलाम। क्या ये आदिवासी बकायदा रोज इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और एक ग्रुप तैयार हो चुका है? देखिए रावनी, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में धार के अलावा झाबुआ और अलीराजपुर, ये 3 ऐसे जिले हैं जिनमें आदिवासियों की संख्या बहुतायत है। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं, 2011 की जनगणना ये कहती है कि जिस तरह से झाबुआ के निरक्षरता की बात करें तो निरक्षरता के आंकड़े में
देश में दूसरे पायदान पर है, नीचे से दूसरे पायदान जो होता है उस पर ये आदिवासी इलाका झाबुआ का आता है। उसके बावजूद जिस तरह से कश्मीर में पत्थरबाज लगातार हमारे जवानों पे हमला कर रहे हैं, हमारे सैनिकों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उसको देखते हुए झाबुआ के आदिवासियों ने संकल्प लिया। बाकायदा मैं आपको बता दूं, जो हाथी पावा पहाड़ी है वहाँ के आदिवासी इसको अपने परंपरागत सुरक्षा यंत्र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और ये जो पूरा हथियार जो इस तरह से जो इस्तेमाल किया जाता है इसको गोफन कहा जाता है। तो इस विषय को लेकर के 17 फरवरी 2017 को भी जो 10वीं का छात्र है राजेश्वर यादव, उन्होंने बकायदा प्रधानमंत्री को वेबसाइट के जरिए पत्र लिखा था। और उसके बाद अब जो आदिवासी जो अब इलाका है वहाँ रहने वाले सभी लोग एक मत में एक साथ हो चुके हैं और सभी का एक सुर में ये कहना है कि जिस तरह से घाटी में जवानों के साथ बदसलूकी हो रही है, जवानों के साथ उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो अब कम से कम ये जो हथियार है, जो गोफन हथियार है, वो हमें चलाने का अवसर दिया जाए। उसके बाद हम बताते हैं कि जो पत्थरबाज हैं वो किसने देश से खिलवाड़ कर रहे हैं और हम किस तरह से देश की सेवा पाएंगे। ये एक तरह से जज्बा जो है निश्चित तौर पे काबिले तारीफ जज्बा है। और ऐसे में क्या इस जिस बटालियन को बनाने की बात हो रही है इन झाबुआ के आदिवासियों के साथ मिलकर, क्या सरकार ऐसा कुछ सोच रही है? मध्य प्रदेश सरकार की अगर बात करें, और जैसा आपने कहा कि एक लेटर तक लिखा गया है प्रधानमंत्री को। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इनके द्वारा ये जो प्रधानमंत्री को लेटर लिखा गया है, इसमें इन्होंने आदिवासी बटालियन या फिर गोफन बटालियन गठन करने की मांग की है। मध्य प्रदेश की मैं अगर बात करूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पे आदिवासियों की संख्या बहुतायत है। मध्य प्रदेश में जब इस आदिवासी संख्या जो लोग हैं, ये रहने वाले लोग हैं, इनके द्वारा जब प्रधानमंत्री से ये मार्मिक अपील की गई है, उसके बाद से अब छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी इलाके हैं वहां भी एक सुर में लोगों का कहना यही है कि घाटी में जिस तरह से बदतमीजी लगातार जवानों के साथ की जा रही है, उनसे निपटने के लिए, सबक सिखाना है, उन्हें निपटने के लिए ऐसे ही किसी बटालियन की जरूरत है और ऐसे ही लोगों की जरूरत है, ऐसे ही गोफन बटालियन की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे को तैसा तो आपने देख लिया, वहीं दूसरी ओर ताजमहल में भगवा आगरा दुपट्टा, किस तरीके से ताजमहल की एक खबर सामने आई है। ताजमहल को भगवा रंग से क्या डर हो सकता है, ये सवाल उठ रहा है। दरअसल सुरक्षा जांच और धर्म का हवाला देकर विदेशी मॉडल्स के दुपट्टे उतरवाने का एक मामला सामने आया है। ताजमहल में भगवा रंग के राम नामी दुपट्टे को पहनकर कुछ विदेशी मॉडल्स वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन मुंह ढके कुछ लड़कों ने सुरक्षा जांच का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया। इसके पीछे जब वजह पूछी गई तो सोचिए, वजह बताई जाती है कि ताजमहल में धार्मिक प्रतीक चिन्ह और पूजा सामग्री ले जाने पर रोक है। लेकिन कोई जरा इनसे पूछे कि भगवा रंग या फिर उस पर राम नाम लिखने से वो पूजा सामग्री कैसे बन जाती है। चाहे जो भी हो, यही अगर किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर हो जाता तो पूरा मीडिया और देश के बुद्धिजीवी इस हरकत पर हो हल्ला कर रहे होते। गुरुवार को बीजेपी की युवा विंग भाजयुमो के साथ हिंदू जागरण मंच जैसे कई हिंदूवादी संगठनों ने इस घटना का विरोध किया है। वहीं इन संगठनों ने शनिवार को भगवा कपड़े पहनकर ताजमहल में घुसने का भी ऐलान कर दिया है। आगरा बीजेपी के अध्यक्ष विजय शिवहरे ने एक अहम सवाल भी उठा दिया है। सवाल यह है कि क्या अगर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताजमहल आएंगे तो उनसे भी कपड़े उतारे जाएंगे क्या? सीधा सीधा सवाल यही है कि भगवा रंग का धार्मिकता से या ताजमहल में जाने से क्या मतलब है? और वहीं इसके विरोध में हिंदू जागरण मंच की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब मुस्लिम टोपी पहनकर अंदर जा सकते हैं तो फिर हिंदू क्यों नहीं। महिला पर्यटक के गले से राम नाम का दुपट्टा उतारवाना इनकी उच्च मानसिकता को दर्शाता है। महिला पर्यटक से पुरुष सुरक्षा कर्मियों द्वारा दुपट्टा उतारा, ये भी इनकी बहुत बड़ी गलती है। अगर महिला पर्यटक से दुपट्टा उतारना था तो महिला सुरक्षा कर्मी को बुलाना चाहिए था, उनके द्वारा वो दुपट्टा उतारना चाहिए था, क्योंकि उससे हमारी भारतीय छवि धूमिल उनके सामने हुई। इसका भी जिम्मेदार एएसआई स्वयं है। हम इनको चेतावनी देते हैं कि इस घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, अन्यथा हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। लगातार इस तरह से हो रहा है, लगातार दूसरी घटना है। पहले भी इनसे बात हुई थी, इस बार हमने कहा इनसे लिखित में हमें चाहिए पूरे मामले की जांच। हमारी पौधा विभाग के अधीक्षक है, उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा अपने स्तर से हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, जो भी उसमें आरोपी होगा उसके बारे में बात करेंगे। आप अगर ऐसा होता है तो हम सैकड़ों की संख्या में ताजमहल के अंदर जाएंगे, हम दुपट्टे ओढ़कर जाएंगे और देखते हैं किसमें दम है हम रोकने की। एएसआई द्वारा जो विदेशी पर्यटक आए थे उनके गले में केसरिया और रामनामी दुपट्टे पड़े हुए थे, उन दुपट्टों को एएसआई के अधिकारियों द्वारा उतरवा करके तब उनको ताजमहल देखने दिया गया। ऐसी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है और मुझे लग रहा है ये कहीं न कहीं इनकी एक संकीर्ण मानसिकता है। संकीर्ण मानसिकता के आधार पर केसरिया और रामनामी दुपट्टे उतरवाए जा रहे हैं। ये प्रतिबंध करना चाहती है ताजमहल को, तो जो मुसलमान टोपियां लगा करके आते हैं उन मुसलमानों को भी रोकना चाहिए। किसी भी प्रकार की टोपी
वहाँ प्रतिबंधित होनी चाहिए। और सबसे बड़ी एक बात यह है कि अगर इस समय जो वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, अगर योगी आदित्यनाथ भी ताजमहल देखने के लिए आएंगे तो क्या एएसआई उनके भी भगवे कपड़े उतारने की हिम्मत कर पाएगी? अभी हम लोगों ने विरोध और प्रदर्शन के माध्यम से इनको आगाह किया है। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो हिंदू जागरण मंच के सैकड़ों कार्यकर्ता रामनामी और केसरिया दुपट्टे डाल करके ताजमहल में प्रवेश करेंगे और उसके बाद अगर कोई भी घटना अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार स्वयं एएसआई होगा। तो बड़ा सवाल तो यही है कि भगवा रंग का धार्मिकता से क्या लेना देना, और ताजमहल में अगर मुस्लिम टोपी पहन के जा सकते हैं तो फिर भगवा रंग के दुपट्टे को पहन के जाने में परेशानी क्या है? ये वो सवाल है जो कहीं ना कहीं से उन लोगों के लिए भी है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, जो ऐसे लोगों का समर्थन करते आए हैं जो लगातार गलत धारणाओं को और गलत बातों को भ्रम के तौर पर समाज में फैला रहे हैं। इनके लिए एक सबक जरूरी है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। खबर तो ये है, मैं अब बात करते हैं अयोध्या में मुसलमानों के जय श्री राम की। जी हां, अयोध्या में स्थानीय प्रशासन उस समय सख्ते में आ गया जब रात के समय मुसलमान कार सेवक मंच के सदस्य वहां पहुंच गए और जय श्री राम के नारे लगाए। मंच के अध्यक्ष आजम खान ने बताया कि वो लखनऊ से आए हैं, उनका उद्देश्य, उनका मकसद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण है। मुस्लिम मंच ने सीधे तौर पर इनके सदस्यों ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए वो 1 ट्रक ईंटों का सहयोग देना चाहते हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का ये जत्था ईंटों के साथ अधिग्रहित परिसर में विराजमान रामलला का दर्शन करने के लिए जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया क्योंकि मंदिर उस वक्त बंद हो चुका था। इसलिए मुस्लिम कार सेवकों को नया घाट की तरफ भेज दिया गया। रामलला मंदिर बंद होने की वजह से मंच ने विश्व हिंदू परिषद से संपर्क किया है, जिसके बाद ईंट से भरे ट्रक को नया घाट बांध तिराहे पर ले जाया गया है। तो ये जज्बा है उन मुसलमानों का जो चाहते हैं कि रामलला का मंदिर बन जाए। और इस वक्त वीएचपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। ये बड़ी रोचक और बड़ी खबर कही जाएगी कि मुस्लिम कार सेवक पहुंचते हैं और वो भी 1 ट्रक ईंट के साथ। बंसल जी, देखिए ऐसा है ना कि ये बदलाव आ रहा है। जो लोग मुस्लिम समुदाय को अभी तक बहकावे में भटका करके रखना चाहते थे, कट्टरपंथियों के साथ जोड़ के रखना चाहते थे, आज उनकी कलई खुल गई है। लापनी जी, वास्तविकता ये है कि आज तक कुछ सेकुलर माफिया ने इस देश के मुसलमानों को यूज किया और वो एक ऐसा जघन्य पाप किया कि वो उन्होंने न आप देखा न ताप, सीधा बाबर से उनको जोड़ दिया। बाबर यानी एक आताताई आक्रमणकारी आक्रांता, जिसने इस देश की इज्जत को लूटा, पैसे को लूटा, मंदिरों को तोड़ा और इस देश की अस्मिता पर प्रहार किए। ऐसे आक्रांता से उस मुसलमानों को जोड़ करके जो जघन्य अपराध सेकुलरवादी नेताओं ने किया, सेकुलर माफिया ने किया, उसका प्रायश्चित अब इनको करना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें वो प्रायश्चित कर रहे हैं। जिस तरह से उनकी संख्या बल कम होती जा रही है, तमाम जगहों से वो हटते जा रहे हैं, वो सीधे तौर पर प्रायश्चित भी कर रहे हैं और अपनी गलती भी और भूल चूक समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर विनोद जी, सवाल ये है कि जो काम आज मुस्लिम कार सेवक कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आज तक वो काम क्यों नहीं हुआ था? क्यों नहीं 1 ट्रक ईंट लेकर आप लोग पहुंचे अभी तक? लावनी जी, आपने बड़ी हास्यास्पद बातें कह दी। कार सेवकपुरम में करोड़ों करोड़ भारतीयों के द्वारा पूजित वह शिलाएं, ईंटें ₹1.25 के साथ में हमें मिली थी।
उसमें 6 करोड़ से लेकिन ज्यादा वहाँ लोगों पहुँच ने के वो धमक नहीं दिखाई दी। विनोद जी, आप हंसे जरूर, लेकिन वहाँ पहुँचकर वो धमक नहीं दिखाई दी। इन लोगों के पहुँचते ही वो धमक दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए धमक तो अब ये है कि इनकी बात कोई बाकी कट्टरपंथी लोग मान लें तब है ना जी। इनके 4 लोगों से पहुंचने से बात नहीं बनेगी। मैं स्वागत करता हूँ, ठीक है, लोग कम से कम इस बात को समझने लगे हैं। और मैं कहता हूँ देश का जो कट्टरपंथी धड़ा है, चाहे राजनेताओं का समझो या मुसलमानों का समझो, वो इन सब चीजों से थोड़ा सा सबक लेगा, समझेगा कि भारत के लिए राम आवश्यक है या बाबर ज्यादा जरूरी है। आखिरकार जो इस देश में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, वो बिना भव्य मंदिर के कैसे ये कल संकल्पना पूरी होगी उनकी। देखिए, राम मंदिर के बिना तो ये बिल्कुल राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना करना ही बेकार है। चलिए विनोद जी, आप मेरे साथ बने रहे। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, मेरे साथ इस वक्त मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर शमशुल हसन भी जुड़ चुके हैं। शमशुल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी संख्या में मुस्लिम कार सेवक राम मंदिर के लिए ईंट लेकर पहुंचे हैं। इस तरीके के जज्बे को आप किस तरीके से लेते हैं, और क्या आपका क्या रुझान है इनको? क्या आपको भी लगता है कि अब राम मंदिर बन जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि फसाद जो है वो अच्छी चीज नहीं है। अगर आपका फसाद जो है वो मंदिर बनाने में से दूर हो जाता है और 2 कम्युनिटी जो है वो एक हो जाती हैं, तो हम उसके साथ साथ हैं, समझे जी। और ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में जो है वो एक दूसरे की भावनाओं का जो है वो रेस्पेक्ट करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए। शमशुल साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपकी इस बात को क्या वो कट्टरपंथी समझ पाएंगे जो कहीं न कहीं से चाहते ही नहीं है कि राम मंदिर बने, जबकि जनमत तैयार हो चुका है, भले ही राजनीति होती रहे? नहीं, हमारा समझ में आता है कि दोनों तरफ से कमजोरियां हैं, और जिस तरफ से जो आदमी कमजोर है, समझे, तो ये लोग जो है जो लोग बनाना नहीं चाहते हैं, उनको जो है वो आकर के खड़े हो जाएं। आपने ये दो लोगों की आपने कहा कमजोरी की बात की है, ये दोनों तरफ की कमजोरी। विनोद बंसल जी, आप सुन रहे हैं, डॉक्टर शमशुल हसन का कहना है दोनों तरफ की कमजोरी है। जो नहीं बनवाना चाहते हैं उनका तो स्टैंड क्लियर है, जो बनवाना चाहते हैं उनका स्टैंड आज तक क्यों नहीं क्लियर रहा? नहीं, देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है कि हमने बहुसंख्यक होते हुए भी अभी तक हमने ये जो मुट्ठी भर लोग हैं उनको कैसे नहीं दबाया। आखिरकार ये हमारी कमजोरी है कि हम इस देश के नागरिक होने के नाते और भगवान श्री राम इस देश के रग रग में वासी होने के बावजूद भी उनकी जन्मभूमि पर हम मंदिर नहीं बना सके। ये हमारी कमजोरी है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं लावनी जी। हम इस बात को भी लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि 489 वर्षों में 76 युद्धों में 4.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया। राम जन्मभूमि पर क्लेम कभी नहीं छोड़ा, चाहे हम हारे या जीते, और कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ गुजर हुई हो। अनवरत रूप से बात जारी है। कोर्ट के निर्णय को भी 6.5 साल से ज्यादा समय हो गया, अभी तक हम। ठीक है विनोद जी, शमशुल साहब कुछ कह रहे हैं। विनोद जी, शमशुल साहब आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं जी। शमशुल जी, देखिए, ऐसा है कि यहाँ जब इंडो पाक डिवीजन के बाद पंजाब में बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो मस्जिदें जो है वापस हुई हैं, अभी और बहुत सी चीजें हैं। आप इसको जो है वो दीजिए, मंदिर बनवाइए, और उसके बाद ये जो है वो बात सामने आएगी, उनसे मुतालबा कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई वो जो हमारी मस्जिदें जो हैं वो उस तरह से वहाँ पर पड़ी हुई हैं, उनको हमें वापस कर दीजिए। नहीं, मेरे से कहने के बजाय इनको मुझे लगता है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को कहना चाहिए। और वो जो कट्टरपंथी धड़े हैं जो मुसलमानों के हैं, जबरदस्ती उन मुसलमानों को जो इस भारत के नागरिक हैं और राम उनके पूर्वज हैं, उसके बावजूद भी उनको ये बहका रहे हैं कि नहीं, आपका रिश्ता बाबर से है। बाबरी सवाल तो ये बड़ा ये भी है कि अगर कट्टरपंथी अपने स्टैंड पर क्लियर है तो फिर सरकार अब तक, और अगर जनमत तैयार हो चुका है तो फिर कानून बनाने से क्यों पीछे हट रहे हैं? क्यों मजबूरी आ जा रही है? कानून बनाइए और सीधे मंदिर बनाइए। पूरी बिल्कुल मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो साफ कह रहा हूँ। देखिए कि जिस तरह से सोमनाथ का मंदिर बना था, उसी तरह से संसदीय कानून के माध्यम से ही मंदिर बन सकता है। इसमें हम कोई झगड़ा फसाद नहीं करना चाहते। हम कह रहे हैं कि देखिए, राम राज्य का काम, राम राज्य की बात है। ठीक है बंसल जी, ठीक है। शमशुल साहब, कोई झगड़ा फसाद नहीं चाहता, आप भी झगड़ा फसाद नहीं चाहते, कोई झगड़ा फसाद नहीं चाहता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो झगड़ा फसाद चाहते हैं, जो कानून को भी ऊपर नहीं मान रहे, कानून के ऊपर खुद को मान रहे हैं। अगर कानून ने एक रास्ता दिखाया था कि भाई सीधे सीधे 3 भागों में बंटवारा कर दिया गया, तो बाबरी एक्शन कमेटी को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। शमशुल साहब, देखिए, ऐसा है कि इस मसले को हुकूमत चाहे तो 2 मिनट में जो है वो क्लियर कर सकती है। तो क्या आप इसे हुकूमत की कमजोरी मानते हैं?
हुकूमत की कमजोरी मानते हैं और इसलिए कहते हैं कि अगर शिया कम्युनिटी को जो है ये मसला दे दिया जाएगा तो 2 मिनट में हल कर। चलिए बंसल साहब, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट शमशुल साहब कह रहे हैं, अगर शिया समुदाय को ये मसला दे दिया जाए तो मसला पूरी तरह से हल हो जाएगा। नहीं, देखिए बात शिया और सुन्नी की नहीं है, बात ये कि कट्टरपंथी कौन है, उन कट्टरपंथियों को या तो समझाना पड़ेगा या फिर दबाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इस भारत का नागरिक अब जान चुका है, जाग चुका है और खड़ा हो चुका है। अब दुनिया की कोई ताकत उस मंदिर की भव्यता को रोक नहीं सकती। हमें कानून के द्वारा सारी चीजें प्रमाणित हो चुकी हैं और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय अपने आप में क्रिस्टल क्लियर है। आपने जी सुन पा रही है मेरे को? जी जी जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो है ना जी, अब हमें इस चीज की कोई चिंता नहीं है। कोई शिया समुदाय या सुन्नी समुदाय, इनके बहुत सारे बेहतर फिरके हैं। अब एक एक को तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन बात यह है कि इनको सबको समझ करके वास्तविकता ये है कि राम इनके भी पूर्वज हैं, राम मेरे भी पूर्वज हैं। हम दोनों एक इसलिए हैं क्योंकि भारत माता कॉमन है। हम दोनों भाई भाई तभी हो सकते हैं जबकि भारत माता के हम संतान हो, राम के संतान हो, अन्यथा तो मेरा इनका क्या रिश्ता। शमशुल साहब, भारत माता की संतान, राम की संतान, और जब भारत माता की संतान की बात करेंगे तो यहाँ तो कट्टरपंथी भारत माता की जय कहने से ही गुरेज करते हैं। मैम मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम को कुर्बानी देने का जज्बा था जी, और हम ये जानते हैं कि शिया लोग भी कुर्बानी देना जानते हैं। जो लोग कुर्बानी देना नहीं जानते हैं उनसे बात नहीं हो सकती। चलिए, आप कुर्बानी की बात कर रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये कुर्बानी देने को तैयार हैं। आगे आइए, क्योंकि अब जनमत तैयार हो चुका है। राम मंदिर तो बनना ही चाहिए और बनकर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया शमशुल साहब। बहरहाल, एक मसला था राम मंदिर का, दूसरा एक और मसला है जो कहीं न कहीं से कट्टरपंथी जिसमें निशाने पर आ रहे हैं। खबर दरअसल ये है 3 तलाक, एक ऐसी कुप्रथा जिसे सुनकर मुस्लिम महिलाओं की रूह कांप जाती है, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है, घुट घुट कर जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाती है। बावजूद इसके ये कुप्रथा उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। जी हाँ, यही वो कुप्रथा है जिसने एक और महिला की जिंदगी तबाह कर दी है। शबाना इसकी शिकार हुई है और पूरी तरह से उसका जीवन अब अंधकार में चला गया है। 22 अप्रैल 2010 ये वही समय और वही तारीख है जो शबाना को भुलाए नहीं भूल रही। जब जब शबाना इसे याद करती है तो एक बार सिहर उठती है। वैसे तो 22 अप्रैल 2010 का दिन शबाना की शादी का दिन था, लेकिन शबाना के लिए यही दिन किसी भयानक सपने से कम नहीं रहा। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि बीते 7 सालों से शबाना नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर है। और हैरानी की बात तो यह है कि शबाना को आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत में छोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का शौहर, उसका खुद का पति फुरकान है। दहेज लोभी फुरकान ने शबाना को शादी के 2 महीने के बाद ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और फिर आगे की आप बीती आप शबाना की जुबानी खुद सुन सकते हैं। कि या तो पैसे दिलवा, 1 लाख रुपए दिलवा या मोटरसाइकिल दिलवा। अब 1 लाख रुपया भी और मोटरसाइकिल भी हम कहाँ से देते थे बताओ। क्योंकि इसी चक्कर में हमारा बाप भी मर गया। अच्छा, 7 साल शादी हो गए, इसी बीच हमारे अब्बू जान का इंतकाल हो गया 7 साल के बाद। अब क्या करते, 7 साल इंतकाल होने के बाद उन्हें परेशानी, हमें और भी ज़्यादा परेशानी बनने लगी। हमने मुकदमा भी करा, हमारी कोई कार्रवाई नहीं। थाने तहसील दुनिया भर का हमारा मजदूरी कर करके मैं काम करती हूँ, 200-250 रुपये मजदूरी करती हूँ। घर में अपने मैंने मशीन लगवा रखी, मैं काम करती हूँ, मुकदमे में लगाती हूँ। मेरी जिंदगी इस कदर तबाह है। तो 7 सालों से दर्द सह रही शबाना का सब्र का बांध अब टूट चुका है और वो इस लड़ाई में आगे आ चुकी है। जाकिया सुमन सामाजिक कार्यकर्ता है, मुस्लिम महिलाओं के लिए लगातार आंदोलन कर रही है, आवाज उठा रही है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जाकिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लगातार देखते आए, अभी तो 3 तलाक के मसले आते थे, 3 तलाक दिया जा रहा था, लेकिन 3 तलाक को बतौर धमकी इस्तेमाल करके 7 सालों तक एक महिला की जिंदगी बर्बाद कर देना, ये तो बिल्कुल जघन्य अपराध है। चलिए, जाकिया शायद हमारे साथ नहीं है, हम दोबारा जाकिया के पास जाने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि शबाना मौजूदा हालात में न घर की रही है न बाहर की। जाकिया सुमन हमारे साथ जुड़ चुकी है। जाकिया, बहुत बड़ा मसला है, 3 तलाक देकर महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करने का तो बहुत सारे मामले हम देखते आ रहे हैं, लेकिन 3 तलाक की धमकी के चलते 7 साल से एक महिला की जिंदगी खराब कर देना। जाकिया, देखिए ये एक बहुत ही बड़ी खोरी सी है,
जिसके चलते महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं सब तरफ। इसलिए हम चाहते हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिले और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि देश में एक कानून बने, इस तरह की कुरीति बंद हो। और जो अभी जो वाकया हुआ है, इस तरह के वाकये पूरे देश में अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं। तो इसका उपाय यही है कि कानून में बदलाव हो। तो उपाय ही ये है कि हमारे समाज में सुधार हो ताकि औरतों को परिवार में अपना स्थान मिल सके और उनके साथ इस तरह की घटनाएं ना हो। बिल्कुल जाकिया, सरकार कोशिश कर रही है, कानून ने भी अब सख्ती दिखाई है इस पर, लेकिन ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अगर बात की जाए, वो कहते हैं कि इस प्रथा को खत्म नहीं किया जाए, इसमें अमेंडमेंट्स किया जाए, इसको एनालाइज किया जाए, उन लोगों को जो लगातार 3 तलाक दे रहे हैं उनका बहिष्कार किया जाए। क्या ऐसा मात्र कर देने से इस कुप्रथा समाप्त हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसका हल सिर्फ और सिर्फ कानून से हो सकता है। इसका हल सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से हो सकता है। पर्सनल लॉ बोर्ड का ये नजरिया जो मुस्लिम महिलाएं हैं, हमें ये इस तरह का नजरिया मंजूर नहीं है और हम कानून से मदद मांग रहे हैं और हम कोर्ट से न्याय मांग रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जाकिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर इस कुप्रथा को समाप्त करना ही होगा, खत्म करना ही होगा अगर मुस्लिम महिलाओं को सम्मान के साथ, जज्बे के साथ उनकी जिंदगी जीने का अधिकार देना है तो सरकार और कानून दोनों इसके लिए प्रतिबद्ध है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी अब ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि बस अब घड़ा भर चुका है। बहरहाल खबर तो यही है, मैं अभी बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं बीते लम्हों के खूबसूरत गीत के साथ, जो आपको उन्हीं लम्हों में, उन्हीं पारंपरिक दिनों में पहुंचा देंगे। और फिलहाल खबर तो यही, मैं आज बस इतना ही, फिर